वंदे मातरम प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम 21 मार्च के समसामयिक घटनाओं को देखने वाले। क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी। आज का मोटिवेशन कोड है आपके लिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपको अपने अंदर जीतने का हौसला जज्बा रखना होगा और अपने निरंतरता रखनी होगी जो इस एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए। तो सब कुछ संभव है, जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो, और जो आपने अभी तक नहीं सोचा है उसे सोचना स्टार्ट कीजिए और करना प्रारंभ कीजिए। आप अपने लक्ष्य तक निश्चित पहुंचेंगे और जल्द ही पहुंचेंगे। निरंतर और आत्मविश्वास के साथ मेहनत करते रहिए। पहला प्रश्न देखते हैं हम, और अगर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं आप तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 118वां स्थान मिला है विश्व खुशहाली रैंकिंग में भारत को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2025 इसे जारी करने वाली संस्था है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसे जारी करता है। पहले स्थान पर कौन रहता है हैप्पीनेस इंडेक्स में? तो फिनलैंड पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर डेनमार्क है। इसमें अंतिम स्थान पर 147वें स्थान पर कौन है? तो अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है। भारत की रैंक कौन सी है? तो 118वीं रैंक है भारत की, और 2024 में 126वीं रैंक थी भारत की, और 118 रैंक है इस बार खुशहाली सूचकांक में। पाकिस्तान नल्ला की बात करें अगर तो 109वीं रैंक है, अर्थात पाकिस्तान के लोग ज़्यादा खुशहाल है। इनके पास पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी जड़ी बूटी है, कौन सा चमत्कार है कि जो पाकिस्तान की रैंक भारत से अच्छी है। 109वें स्थान पर है पाकिस्तान, और नेपाल है 92वें स्थान पर। अगर बात करें 20 मार्च को हमने अभी कौन सा दिवस मनाया है कल, तो विश्व खुशहाली दिवस कल मनाया गया, जो है विश्व खुशहाली दिवस हैप्पीनेस डे। और विश्व गौरैया दिवस भी कब मनाया जाता है? 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। आशा अर्थात होप डे, आशा डे जो अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस है, यह कब मनाने की घोषणा की है? तो 12 जुलाई को मनाने की घोषणा की गई है इस बार यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और अगर बात करें जो 25 मई को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा हुई है? फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा हुई है 25 मई को। 30 मई को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा हुई है? तो अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की घोषणा कब हुई है? 30 मई को हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में RBI सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत कौन था? तो USA भारत में धन प्रेषण अर्थात जो रेमिटांस है, अर्थात जो भारतीय विदेश में रहते और पैसे कमाकर भारत अपने परिवार को भेजते, उसमें पहले स्थान पर USA है। अर्थात USA से भारतीय सर्वाधिक पैसे कमाकर अपने देश में अर्थात भारत में भेजते। तो RBI का सर्वेक्षण है। RBI का जो धन प्रेषण सर्वेक्षण है जिसे रेमिटांस कहा जाता है, इसका 2023-24 के आंकड़ों को देखें तो सर्वाधिक धन का प्रेषण रेमिटांस कहाँ से प्राप्त हुआ है भारत को? तो USA से सर्वाधिक धन है जो इंडिया आता है, जिसमें लगभग 27% हिस्सेदारी USA की है। और सेकेंड स्थान पर है UAE संयुक्त अरब अमीरात। भारत में सर्वाधिक प्रेषण किस राज्य में होता है? किस राज्य के सर्वाधिक लोग बाहर से पैसे कमाकर भारत को भेजते हैं? तो सर्वाधिक पैसे भेजने में जो पहला स्टेट है वह है महाराष्ट्र। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है और दूसरे स्थान पर हमारा केरल है। USA की अगर बात करें तो वाशिंगटन DC इसकी राजधानी है। और किस नदी के किनारे स्थित है वाशिंगटन DC? तो यह पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अगर यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है, और 20 जनवरी को इन्होंने शपथ ली थी डोनाल्ड ट्रंप ने। वाइस प्रेसिडेंट यहाँ के JD वेंस है, और FBI फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन यहाँ की संस्था है। इसके हेड कौन बने अभी? तो काश पटेल जी को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे रामनाथ गोयनका पुरस्कार का संबंध किससे है? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार का संबंध पत्रकारिता के क्षेत्र से है। तो इंपॉर्टेंट है, रामनाथ गोयनका ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। रामनाथ गोयनका अवार्ड 2025 पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 2005 से इस अवार्ड को प्रदान करने की शुरुआत होती है। 19वां क्रम था इस बार, और 20 श्रेणियों में यह अवार्ड दिया गया है। कुल 27 अवार्ड वितरित किए गए 20 श्रेणियों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह अवार्ड प्रदान किए हैं।
अगर हिंदी पत्रकारिता में देखें तो जो मृदुलिका है, मृदुलिका झा जी, इन्हें मिला है हिंदी पत्रकारिता के लिए। और डंकी मार्ग इन्होंने कवरेज किया है, डंकी मार्ग का कवरेज किया है इसके लिए। तो डंकी मार्ग क्या है, तो जो भारत के लोग यूएसए में अवैध प्रवेश करते उस रास्ते को इन्होंने कवर किया, उस रास्ते को बताया है, तो जिसे डंकी मार्ग कवरेज कहा जा रहा है। तो उसे मृदुलिका झा को उसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है हिंदी पत्रकारिता के लिए। पुलित्जर पुरस्कार की अगर बात करें तो यह भी पत्रकारिता का भी पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और गौरी लंकेश पुरस्कार भी पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रदान किया जाता है। ग्रैमी अवार्ड यह म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। एमी अवार्ड यह टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रित्जर अवार्ड यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महाटेक स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए महाटेक की स्थापना महाराष्ट्र सरकार करती है। महाराष्ट्र सरकार, यहाँ के सीएम वर्तमान में देवेंद्र फडणवीस जी है। जो महायुति संगठन है, यहाँ महायुति संगठन की जो वर्तमान में यहाँ पर सरकार है, तो देवेंद्र फडणवीस के द्वारा जो है महाराष्ट्र में जो ट्रस्ट है या जो $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसे बनाने के लिए महाटेक को स्थापित किया गया है। टारगेट क्या है इनका? तो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। 10 की पावर 12 अर्थात जो 1 ट्रिलियन होता है, तो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। और इसे पूरा करने के लिए जो योजनाएं वर्तमान में चल रही है, इन योजनाओं को गति के साथ क्रियान्वित करने की आवश्यकता होगी। तो योजनाओं पर निगरानी रखने के लिए एक संगठन बनाया है, महाटेक संगठन। जो अधिकारी होंगे वह सीधी अपनी फाइल रिपोर्ट कहाँ करेंगे? महाटेक संगठन है यहाँ पर करेंगे। और जो योजनाओं को गति के साथ क्रियान्वित करने का कार्य किया जाएगा $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के प्रमुख कौन कौन से नृत्य या कौन कौन से यहाँ पर आयोजित होते फेस्टिवल? तो लावणी कहाँ पर? महाराष्ट्र का है। लेझिम महाराष्ट्र का है। और तमाशा कहाँ का नृत्य है? तो यह भी महाराष्ट्र का है, लावणी, लेझिम और तमाशा। काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर? महाराष्ट्र में होता है। वर्ली पेंटिंग कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की है वर्ली पेंटिंग। अगर बात करें भारत में जीएसटी कलेक्शन में, जीएसटी में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो महाराष्ट्र का है जीएसटी कलेक्शन में सर्वाधिक योगदान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार के लिए इंक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ किसने लॉन्च किया है? तो आईटी क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नवाचार के लिए इंक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ किसने लॉन्च किया है? तो यह C.DOT के द्वारा लॉन्च किया गया है। समर्थ प्रोग्राम यह लॉन्च किया है C.DOT के द्वारा। C.DOT ने इसे लॉन्च किया है समर्थ प्रोग्राम को। और इसका उद्देश्य है क्या है C प्रोग्राम का? तो टेलीकॉम स्टार्टअप है, जो टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर में जो स्टार्टअप है उन्हें इंक्यूबेशन प्रोग्राम के तहत शामिल करना। इंक्यूबेशन क्या है? तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको जो सही है, स्वस्थ है, इस चेकिंग के लिए इंक्यूबेशन में रखा जाता है। तो उसी तरह जो टेलीकॉम सेक्टर के स्टार्टअप होंगे उनको इंक्यूबेशन प्रोग्राम में रखा जाएगा, अर्थात उनकी निगरानी की जाएगी और उन्हें आगे बढ़ाने, उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाएगा। अगर इसकी C.DOT की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट टेलीमेटिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट टेलीमेटिक्स। अगर जो स्टार्टअप है उनको पालन पोषण करना, उनको इंक्यूबेशन प्रोग्राम में रखना इसका उद्देश्य है। और यह प्रारंभ कहाँ पर हुआ है? तो जो दूरसंचार और आईटी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में नवाचार के लिए इंक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ को प्रारंभ किया गया है C.DOT के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने संसद भाषिणी शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो संसद भाषिणी अर्थात इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा और संसद भाषणी में जो भाषा का ट्रांसफर है कई लैंग्वेज में किया जाएगा। तो लोकसभा सचिवालय ने संसद भाषणी शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जो हमारी माइटी मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ यह समझौता हुआ है। संसद भाषणी के लिए एग्रीमेंट हुआ है लोकसभा सचिवालय प्लस जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मंत्री है हमारे अश्विनी वैष्णव जी माइटी मिनिस्टर और लोकसभा सचिवालय ये इनके मध्य यह संसद भाषणी के लिए एग्रीमेंट हुआ है। और बहुभाषी AI होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा इसमें और भाषाओं को कई लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया जाएगा। अगर लोकसभा की बात करें तो किस आर्टिकल में हमारी लोकसभा का उल्लेख है? तो आर्टिकल 81 में लोकसभा का हमारा उल्लेख है। वर्तमान में लोकसभा सचिवालय के जो हेड है महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह जी लोकसभा के सचिव है, लोकसभा सचिवालय के महासचिव है वर्तमान में। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को होती है। लोकसभा के पहले स्पीकर गणेश
गणेश वासुदेव मालंकर जी थे और लोकसभा की फर्स्ट महिला स्पीकर मीरा कुमार जी थी। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो भर्तृहरि मेहताब जी को बनाया गया था 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन आर्टिकल 2 जो है 93 में है, आर्टिकल 93 में है लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख, और वर्तमान में ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लोकसभा संसद भाषणी ऐप है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके लिए लोकसभा सचिवालय और माइटी मिनिस्टर के मध्य जो है समझौता होता है। हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज मनाया गया है, इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2016 में इसे शामिल किया गया था नववर्ष नवरोज को, और किस धर्म का है? पारसी धर्म का है। नवरोज का अर्थ होता है नया दिन। पारसी समुदाय के लोग जो नव वर्ष के रूप में मनाते हैं नवरोज को, और जो पैगंबर जोरास्टर थे इन्होंने प्रारंभ किया था नवरोज को मनाना। जो पैगंबर जोरास्टर थे इन्होंने। यूनेस्को में इसे अमूर्त धरोहर के रूप में कब शामिल किया गया? तो 2016 में इसे अमूर्त धरोहर के रूप में शामिल किया गया था यूनेस्को में। अभी वर्तमान में भारत में कितनी अमूर्त धरोहर ऐसी है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है? तो 15 अमूर्त धरोहरें यूनेस्को में शामिल है। और नवीनतम 15वीं कौन सी साइट है? तो वह है गरबा जो गुजरात का है। यह नवीनतम अमूर्त धरोहर है भारत की। महाकुंभ की बात करें तो 2017 में महाकुंभ को शामिल किया गया था यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में। और कालबेलिया डांस जो कि राजस्थान का है इसे 2010 में शामिल किया गया था। यहूदी धर्म का जो नव वर्ष होता है उसे रोश हसना कहा जाता है। तो यहूदी धर्म का रोश हसना नव वर्ष होता है। मलयालम का नव वर्ष कौन सा था? विशु। और कहाँ पर आयोजित होता है? तो केरल में मनाया जाता है विशु। और गुड़ी पड़वा कहाँ पर होता है? तो महाराष्ट्र में होता है नव वर्ष के रूप में गुड़ी पड़वा को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में गंभीर रूप से लुप्त प्राय किली फिश की नई प्रजाति गोंगोनी वन में खोजी गई है। यह गोंगोनी वन कहाँ है? तो गंभीर रूप से लुप्त प्राय है किली फिश की नई प्रजाति खोजी गई है, तो यह केन्या में खोजी गई है। गोंगोनी वन कहाँ पर है? केन्या में। यहाँ पर किली फिश की नई प्रजाति खोजी गई है गोंगोनी वन में। और कहाँ पर है गोंगोनी वन? यह केन्या में। और IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर है, इसकी रेड डाटा बुक में यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय जो है प्रजातियों के अंतर्गत शामिल है IUCN की। IUCN के बारे में बात करेंगे तो 1948 में इसकी स्थापना होती है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। केन्या अगर बात करें तो नैरोबी इसकी राजधानी है केन्या की। और यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय है UNEP का। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है। और मसाई जनजाति भी कहाँ पर निवास करती है? तो यह मसाई जनजाति भी केन्या में निवास करती है। अगर बात करें जो पिग्मी जनजाति है ये कांगो बेसिन में रहती है जो है अफ्रीका महाद्वीप में। और विश्व की सबसे छोटे कद वाली जनजाति कौन सी है? जो पिग्मी जनजाति। अगर बात करें सबसे बड़ा जो हमारा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है हमारा? तो जो डेनमार्क के कब्जे में है यह द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। और यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो एस्किमो जनजाति पाई जाती है। और इनके घरों को क्या कहा जाता है? तो इनके घरों को इग्लू कहा जाता है, एस्किमो जनजाति। और कहाँ पर यह जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो ग्रीनलैंड है यहाँ पर निवास करती है एस्किमो जनजाति। और इनके बर्फ के घरों को इग्लू कहा जाता है। सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है? तो शार्क सबसे बड़ी मछली होती है। डोल्फिन, ब्लू व्हेल और स्टारफिश ये मछलियाँ नहीं होती है। और सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है? शार्क होती है। डोल्फिन क्या होती है? तो ये स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आती है डोल्फिन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए PB मनी किसने लॉन्च किया है? तो PB मनी से ही स्पष्ट है कि जो पैसा बाजार है, पैसा बाजार इसके द्वारा लॉन्च किया गया है जो PB मनी को। PB मनी पैसा बाजार इसका फुल फॉर्म है। यह व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया है। अर्थात आपके पास धन है, वित्त है, लेकिन आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, कितना धन, किस तरह जो आपको सेविंग है उसको कहाँ पर लगाना चाहिए। तो अपने निवेश के सलाह लेने के लिए आप जो आपकी सेविंग है उसको निवेश करने के लिए
जो पीबी मनी है इसका सहारा ले सकते हैं पैसा बाजार का, और व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए यह काम करने वाला है। अगर बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना कब होती है, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और अगर बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई का कौन सा एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना होती है, 1934 का एक्ट है। और कौन सा शाही आयोग या यंग हिल्टन आयोग की अनुशंसा पर इसकी स्थापना होती है। इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, जो इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है आरबीआई का, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। कब, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। और उसके लोगों में हमें कौन दिखाई देता है, तो जो रॉयल बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर, और जो ताड़ का वृक्ष है, यह हमें इसके लोगों में दिखाई देता है आरबीआई के। और आरबीआई के अभी वर्तमान में हेड कौन बने हैं, तो संजय मल्होत्रा जी वर्तमान में हेड है। मल्होत्रा जी वर्तमान में किसके हेड है, आरबीआई के हेड है। अगर बात करें वर्तमान में हमारे सीजीआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो संजीव खन्ना जी है। कौन है, संजीव खन्ना जी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अभी केक कौन बने हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो जो संजय मूर्ति जी वर्तमान में केक बने हैं। और ज्ञानेश कुमार जी किस पद पर अभी नियुक्त हुए, ज्ञानेश कुमार जी, तो हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन बने, तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार जी बने। अभी हाल ही में ज्ञानेश कुमार जी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बने, ये आपको ध्यान रखना है। और यूपीएससी की हेड कौन है वर्तमान में, तो प्रीति सूदन जी वर्तमान में यूपीएससी की हेड है। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के अधिकार को मान्यता दी है, तो जो एक केस आता है ओरीविले फाउंडेशन बनाम नवरोज केस 2025, इस मामले की सुनवाई करते हुए जो विकास है, विकास को मूल अधिकार मनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है विकास के अधिकार को मान्यता दी है, अर्थात जो पर्यावरण संरक्षण भी आवश्यक है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के साथ ही विकास को भी महत्व दिया गया है। ओरीविले तमिलनाडु, ओरीविले कहाँ पर स्थित है, यह एक संस्था ओरीविले तमिलनाडु में स्थित है, पुडुचेरी में। तो ओरीविले और जो ओरीविले संस्था है, यह जो संस्था विकास करना चाहती थी और इस पर रोक लगा दी थी। ओरीविले तमिलनाडु की संस्था है, यह विकास कार्य करना चाहती थी क्षेत्र में, और उस क्षेत्र पर विकास करने के लिए रोक लगा दी थी एनजीटी के द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। पर्यावरण का हवाला देते हुए विकास पर रोक लगाई थी ओरीविले संस्था के द्वारा, जो विकास कार्य किया जा रहा था उसके लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ओरीविले फाउंडेशन वर्सेज जो नवरेज मोदी केस है, इसकी सुनवाई करते हुए 2025 का जो केस है ओरीविले फाउंडेशन वर्सेज नवरेज मोदी केस, इसकी सुनवाई करते हुए कहा है कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी है, जो व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार भी है, लेकिन समान विकास का अधिकार भी है, अर्थात पर्यावरण भी आवश्यक है और विकास भी आवश्यक है। अगर विकास नहीं होगा तो आपकी जो है लाइफ स्टाइल कैसे चलेगी, अर्थात आप क्या खाएंगे और आपका जीवन यापन किस तरह से होगा। तो विकास भी आवश्यक है, पर्यावरण भी आवश्यक है। तो पर्यावरण को भी, अगर आप पर्यावरण को आधार मानकर विकास को नहीं रोक सकते, तो विकास किया जाना भी आवश्यक है। आपकी जीवन शैली को जो चलाने के लिए या आपकी जो निर्भरता है आपकी दैनिक आमदनी के लिए विकास भी आवश्यक है। अगर हम देखें तो आर्टिकल 14 जो कानून के समक्ष सभी समान हैं, इसका अनुदेश देता है। आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता से संबंधित है, और आर्टिकल 21 जो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार देता है, जीने का अधिकार देता है स्वच्छता में। तो ये तीनों आर्टिकल गोल्डन ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, और जो इन तीनों में समानता या इन तीनों में परस्पर साम्यता होना आवश्यक है। तो अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों तक। पहला प्रश्न है, हाल ही में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। इस कैप्सूल का संबंध किससे है, तो यह स्पेस एक्स का कैप्सूल था क्रू 9। हाल ही में यूएसए के थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के वैश्विक अध्ययन में 33 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 24वां स्थान मिला है इसमें। एशियन फिल्म फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है, तो ऑल वी इमेजिन एज नाइट इस मूवी को मिला है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व गोरैया दिवस कब मनाया गया, 20 मार्च के दिन। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया, इसका संबंध किससे है, तो गोरैया यह एक चिड़िया है। हाल ही में प्रारंभ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का संबंध किससे है, तो भारत और फ्रांस की नेवी के मध्य इसका आयोजन होता है। भारत का पहला पीपीपी पब्लिक
प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह इंदौर में प्रारंभ होगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकॉन के लिए किसे नामित किया है? आयुष्मान खुराना जी को। हाल ही में आरबीआई ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? मॉरिशस के साथ समझौता हुआ है। चर्चा में रही पीएस रमन की पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध किससे? चेन्नई सुपर किंग्स से संबंधित है। अब आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 118वां स्थान मिला है भारत को इस बार। आरबीआई सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण रेमिटांस का शीर्ष स्रोत कौन था? तो यह यूएसए बना है। हाल ही में चर्चा में रहे रामनाथ गोयनका पुरस्कार का संबंध किससे? तो जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता से संबंधित पुरस्कार है यह। हाल ही में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महाटेक स्थापित करने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार के लिए इंक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ किसने प्रारंभ किया है? तो यह C.डॉट के द्वारा प्रारंभ हुआ है। लोकसभा सचिवालय ने संसद भाषणी शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो संसद भाषणी के लिए लोकसभा सचिवालय ने जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसके साथ समझौता किया है। पारसी नववर्ष नवरोज मनाया गया। इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2016 में इसे शामिल हुआ था। गंभीर रूप से लुप्तप्राय किली फिश की नई प्रजाति गोंगोनी वन में खोजी गई है। यह गोंगोनी वन कहाँ पर है? केन्या में स्थित है। व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए पीबी मनी किसने लॉन्च किया है? तो पीबी मनी यह पैसा बाजार के द्वारा लॉन्च किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के अधिकार को मान्यता दी है? तो जो ओरीविले फाउंडेशन बनाम नवरोज केस है, इसकी सुनवाई में जो विकास है इसके अधिकार की जो मंजूरी दी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। धन्यवाद। जय हिंद।